नमस्ते बच्चों। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सर्वोच्च न्यायालय पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्र और सभ्य राज्य की प्रथम पहचान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रह सकता है बच्चों, लेकिन सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जहां न्यायपालिका न हो। भारतीय संविधान निर्माता भी भारत के लिए एक अखिल भारतीय सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय बनाना चाहते थे जो दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार रखता हो। हमारा सर्वोच्च न्यायालय इस संकल्प की पूर्ति करता है। हमारी न्याय व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। उसका क्षेत्राधिकार बहुत अधिक व्यापक है। वह अपीलीय न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है और उनके क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक, अपीलीय, परामर्शी सभी प्रकार के क्षेत्राधिकार आ जाते हैं। भारत के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का ही है। ये तो बच्चों हो गया। अब हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में है तो क्यों आवश्यक है सर्वोच्च न्यायालय भारत में रखा गया है। तो सबसे पहला तो देखिए बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय संघात्मक व्यवस्था के कारण आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। अब चूंकि शक्तियों का विभाजन हो रहा है तो नेचुरली है, कभी हो सकता है शक्तियों को लेके कभी समस्या पैदा हो केंद्र और राज्य के मध्य, तो ऐसा प्राधिकारी होना ज़रूरी है जो ऐसा विवाद उत्पन्न होने पे इस समस्या का समाधान कर सके। तो चूंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की बहुत अधिक आवश्यकता है जो शक्ति विभाजन को लेकर कभी अगर मतभेद उत्पन्न हो तो उसका समाधान कर सके। दूसरा बच्चों, संविधान की व्याख्या करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संविधान की रक्षा करने का दायित्व है वो सर्वोच्च न्यायालय को बनाया है। थर्ड देखिए बच्चों, शासन के संतुलन चक्र के रूप में सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। क्योंकि देखो बच्चा, दो जो पार्ट है अपने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ये डायरेक्ट जनता से लिंक है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ऐसा अंग है जो निष्पक्षता पूर्वक सरकार के कार्यों की व्याख्या संविधान के अनुसार करके सरकार के विभिन्न अंगों में संतुलन स्थापित करता है। फिर मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मैंने इसके पूर्व की क्लास में जब आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तब भी मैंने ये स्पष्ट किया था कि हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, विशिष्ट परामर्श के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता है। राष्ट्रपति को अगर किसी विधिक प्रश्न पे परामर्श की ज़रूरत हो, सार्वजनिक महत्व का कोई कानूनी विषय हो, तो राष्ट्रपति विशिष्ट परामर्श के लिए सर्वोच्च न्यायालय पे ही डिपेंड रहता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय सामाजिक क्रांति का अग्रदूत है, लोकतंत्र का प्रहरी है और इसने कई बार ऐसे डिसीजन दिए हैं, ऐसे कानूनों को की प्रगतिवादी व्याख्या करके सामाजिक और आर्थिक क्रांति का अग्रदूत साबित हुआ है। ये तो हो गया बच्चा संघात्मक व्यवस्था की आवश्यकता। अब हम सर्वोच्च न्यायालय का संगठन देखते हैं। तो सबसे पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश बनना चाहता है उनके लिए क्या योग्यताएं हैं। सबसे फर्स्ट बच्चों, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो या किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुका हो या राष्ट्रपति के विचार में वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। तो ये योग्यताएं होना उनके लिए आवश्यक है। फिर बच्चों, कार्यकाल की जहाँ तक बात है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। भारत में औसत आयु को देखते हुए 65 वर्ष की आयु बहुत अधिक होती है। अब बात आती है महाभियोग की। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से केवल प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इस प्रकार के महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। कार्यविधि चाहे जो भी हो, लेकिन संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से प्रस्ताव पास करना होगा और वह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश की पदच्युति का आदेश जारी करेगा। इस संबंध में यह आवश्यक है कि न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र में स्वीकार होना चाहिए और न्यायाधीश को अपने पक्ष के समर्थन तथा उसकी पैरवी
करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। फिर उन्मुक्तियाँ क्या क्या मिलती है, उन्हें क्या क्या छूट मिलती है। न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है, किंतु न्यायालय के किसी निर्णय या किसी न्यायाधीश की किसी सम्मति की शैक्षणिक दृष्टि से आलोचनात्मक विवेचना की जा सकती है। न्यायाधीशों पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने किसी प्रेरणा या हितवश एक विशेष प्रकार का निर्णय दिया है। संसद के द्वारा भी महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार करने के अतिरिक्त अन्य किसी समय पर न्यायाधीशों के आचरण पर विचार नहीं किया जा सकता। न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपना सम्मान बनाए रखने और शत्रुतापूर्ण आलोचना से अपनी रक्षा करने के लिए किसी भी तथाकथित अपराधी के विरुद्ध न्यायालय के अवमान की कार्यवाही कर सके। तो ये तो बच्चों इनकी उन्मुक्तियाँ हो गई। अब देखिए बच्चों, मैंने आपसे बार बार कह रही हूँ कि स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के क्या क्या प्रोसेस किए गए हैं। देखिए बच्चों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। इसकी 3 आवश्यक शर्त है। न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों के हस्तक्षेप से उन्मुक्त होना चाहिए। न्यायपालिका के निर्णय व आदेश कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए। न्यायाधीशों को भय या पक्षपात के बिना न्याय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकती है। अतः भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका के स्वतंत्र रखने का प्रयास किया गया है। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहला, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसका अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा है, जो आवश्यकता अनुसार मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से परामर्श भी लेता है। फिर लंबी कार्यावधि और कार्य अवधि की सुरक्षा है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। उन्हें साधारणतया पदच्युत नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर हटा सकता है, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकता है जब इस हेतु संसद के प्रत्येक सदन की सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थित प्रस्ताव उसके समक्ष रखा जाए। पदच्युति की इस प्रक्रिया को व्यवहार में अपनाया जाना अत्यधिक कठिन होता है। तीसरा बच्चों, कार्यप्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी कार्यप्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन नियम संसद द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत होने चाहिए तथा इन पर राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त इसके निर्णय या आदेश भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायाधीशों को मान्य होते हैं। कर्मचारी वर्ग पे नियंत्रण होता है। न्यायपालिका को अपने कर्मचारी वर्ग पे नियंत्रण होना आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो उसकी स्वतंत्रता को आघात पहुंच सकता है। न्यायालय के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है। सेवा शर्तें भी न्यायालय द्वारा ही निर्धारित की जाती है। उन्मुक्तियों पे हमने अभी भी चर्चा कर ली थी बच्चों। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कार्य आलोचना से परे हैं। संसद भी न्यायाधीशों के किन्हीं भी ऐसे कार्यों पे जिन्हें कर्तव्य पालन करते हुए न्यायाधीश करते हैं उन पे विचार विमर्श नहीं कर सकती। अब अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने पे उन पे प्रतिबंध लगाया गया है। संविधान अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भारत राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष वकालत करने से मना करता है। लेकिन बच्चों देखिए, यहाँ ध्यान रखना कि कोई जैसे कमेटी बना दी जांच पड़ताल अन्वेषण करने की, तो उसमें उनकी नियुक्ति जो है वो की जा सकती है। तो संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के पूरे प्रयास किए हैं और हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वह पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। हर चीज़ में हम देख लें उन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के प्रयास किए गए हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब अगला जो हम चैप्टर करेंगे उसमें हम न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार पर चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका क्या हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय का कौन कौन सा क्षेत्राधिकार है और उस शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा कौन कौन से प्रमुख कार्य किए जाते हैं। आप इस चैप्टर को अच्छे से देखें और इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।